फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में हमने लास्ट वीडियो में असहयोग और खिलाफत आंदोलन के बारे में बात की थी। हमने ये बताया था कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई उसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चलता रहा, क्योंकि उस तारीख को बारदोली प्रस्ताव के अंतर्गत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा उठाए गए इस कदम की जो है घनघोर निंदा उस समय की परिस्थितियों में भारत के अनेक महापुरुषों ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि एक ऐसे समय में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर, अपने क्लाइमेक्स पे था, आंदोलन का वापस लिया जाना राष्ट्रीय आपात से कुछ कम नहीं है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के किसी एक गांव ने यदि कोई अपराध किया तो उसकी सजा हिमालय के किसी निर्दोष गांव को क्यों दी जाए। अब यहां पे ये समझना है, महात्मा गांधी ने कह सकते हैं कि जो कदम उठाया उसकी चाहे जितनी आलोचना की जाए, लेकिन यह इतनी बात तय है कि महात्मा गांधी ने अपनी उन जो है कह सकते हैं कि भूमिका पर वो खरे उतरे थे जो उस समय हमारे देश और काल की जरूरत थी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करने में। उनके इस आंदोलन की वजह से राष्ट्रवाद की भावनाएं अब घर घर में पहुंच चुकी थी, जन जन तक में पहुंच चुकी थी। क्या अमीर क्या गरीब, क्या ऊंच क्या नीच, क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, क्या महिला क्या पुरुष, सब में राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो क्या है कि पनप चुकी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या था कि आंदोलन तो अब वापस ले लिया गया। ठीक है, अब आंदोलन के तुरंत बाद तो कोई मास मूवमेंट होगा नहीं। ठीक है, मास मूवमेंट के लिए एक अंतराल चाहिए होता है, और महात्मा गांधी ने खुद भी कहा था कि संघर्ष, समझौता, संघर्ष ये रणनीति का एक प्रकार से हिस्सा है। और अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन पर सरसरी तौर पर निगाह डालें आप, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, वो पहला मास मूवमेंट था। लेकिन पहला मास मूवमेंट 1905 में हुआ, फिर 15 साल के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन का मास मूवमेंट हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर 10 साल के बाद 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 12 साल के बाद भारत छोड़ो आंदोलन है। तो मास मूवमेंट वास्तव में क्या होता है कि जनता के आंदोलन करने की एक निश्चित क्षमता होती है। जनता के आंदोलन की बारंबार आप जो है वो क्या है आह्वान नहीं कर सकते हो, आह्वान करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए गांधी जी क्या करते थे, एक मास मूवमेंट को प्रारंभ करने के बाद कुछ अंतराल लेते थे, जनता की दिक्कतों को और नजदीक से समझते थे, जनता की भावनाओं को जनता ब्रिटिश सरकार के सम्मुख पहुंचाते थे। सरकार नहीं मानती थी, परिस्थितियां एकदम विकट हो जाती थी, तब जाकर वो क्या करते थे, किसी तरह का आंदोलन जो है वो क्या है कि उसका आह्वान करते थे। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में भूमिका तो निभाई, राष्ट्रीयता की भावनाएं तो जन जन तक में पहुंच गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे थी, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के अंदर यह उत्पन्न हुआ कि कौन सा ऐसा काम किया जाए आंदोलन के इस पड़ाव वर्ष में कि अब मास मूवमेंट चलाया नहीं जा सकता है, लेकिन क्या है कि इस दौरान भी क्या कोई ऐसा काम किया जा सकता है कि भारतीय जनमानस में जो राष्ट्रवाद की जो भावना पनपी है वो भावना क्या है कि मरने ना पाए, वो भावना जो है वो क्या है कि खत्म ना हो पाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर दो तरह की विचारधारा आई, और वो दो तरह की विचारधारा क्या होगी, उसको कहेंगे परिवर्तनकामी और दूसरा है परिवर्तन विरोधी। परिवर्तनकामी का मतलब हो गया प्रो चेंजर्स, जो क्या है कि परिवर्तन चाहते थे, और परिवर्तन विरोधी का मतलब है नो चेंजर्स, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। सवाल ये उठा कि किसका परिवर्तन चाहते थे तो परिवर्तनकामी हो गए, किसका परिवर्तन नहीं चाहते थे तो परिवर्तन विरोधी हो गए। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब समझने के लिए, इसका उत्तर समझने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन की वीडियो में आपने ये देखा होगा कि हमने ये बताया था कि असहयोग आंदोलन में सरकार के साथ सहयोग नहीं करने के बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए थे। उसमें से एक कार्यक्रम नकारात्मक और दूसरा कार्यक्रम क्या होगा, सकारात्मक या रचनात्मक था। ठीक है ना, यहां पे देखिए नकारात्मक जो कार्यक्रम था ना, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम था, आपको मालूम होगा, और वो कार्यक्रम था चुनाव का बहिष्कार करना, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना।
कौन से चुनाव की बात हो रही थी, ध्यान ये रखिएगा। हमने आपको बताया था 1916 का जब होम रूल आंदोलन बताया था ना, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य हमने बताया था, उसका उद्देश्य था भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाना। उसी आंदोलन का परिणाम था मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि हम भारत की जनता को भारत के प्रशासन में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बात कहने से तो बनने वाली थी नहीं, भारत के मानने वाले थे नहीं। तो क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया, और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 ईस्वी में एक अधिनियम आया, एक भारत सरकार अधिनियम आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। और उस अधिनियम के अंतर्गत हमने बताया था, आप देखिएगा, कह सकते हो होम रूल आंदोलन का जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा। उसमें जो है हमने ये बताया कि 1919 के अधिनियम में जिस द्वैध शासन की स्थापना की बात प्रांतों में की गई थी, उसके अंतर्गत होना क्या था कि प्रांत के जो विषय थे उन विषयों को दो हिस्सों में बांटना था, एक ट्रांसफरेबल और दूसरा रिजर्व। पहले क्या होता था कि प्रांत के सारे विषय गवर्नर ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल सारे गवर्नरों के ऊपर होता था, लेकिन प्रांतों में जो होता था गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। तो इसमें यह कहा गया कि जो प्रांतों के जो विषय होंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे विषय जो पहले गवर्नर को अपने परिषद के माध्यम से शासन करना होता था, अब वो सारे विषय को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक ट्रांसफरेबल और दूसरा रिजर्व। रिजर्व कहने का मतलब वो पहले की तरह ही जो है वो क्या है कि गवर्नर अपने परिषद के माध्यम से उस पर शासन करेंगे, लेकिन जो विषय ट्रांसफर कर दिए गए उसी पर जो है ध्यान रखिएगा कि वो ट्रांसफरेबल जो विषय था, उस ट्रांसफरेबल विषय पर शासन करने के लिए भारतीयों को नियुक्त किया जाना था, भारतीयों का चुनाव होना था, चुनाव के माध्यम से भारतीयों को उसमें शामिल किया जाना था। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो ट्रांसफरेबल विषय थे जिसका शासन भारतीयों को गवर्नर के माध्यम से करना था, उन भारतीयों का चुनाव होना था। और उस चुनाव के लिए याद रखिएगा नवंबर 1920 में 1919 के उस अधिनियम को लागू करने के लिए पहला चुनाव होने वाला था, नवंबर 1920, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका है, और असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम था चुनाव में भाग लेना। नवंबर 1920 में चुनाव होने वाला था। तो वास्तव में क्या हुआ कि जो मोतीलाल नेहरू और CR दास, विशेषकर CR दास की बात करें तो वो क्या है कि वो ये चाहते थे कि नवंबर 1920 के चुनाव का कांग्रेस बहिष्कार ना करे, क्योंकि 1 अगस्त 1920 से ही लागू जो असहयोग आंदोलन था उसमें चुनाव का बहिष्कार भी एक कार्यक्रम असहयोग का था। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 1920 के होने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करना था, लेकिन CR दास, मोतीलाल नेहरू इत्यादि ये चाहते थे कि उसमें पार्टिसिपेट ना किया, उसमें जो है उसका बहिष्कार ना किया जाए, बल्कि चुनाव में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन जो है क्या हुआ कि कांग्रेस ने नहीं मानी, इसलिए नहीं मानी क्योंकि उन्होंने कहा कि जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका है और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है चुनाव का बहिष्कार, तो नवंबर 1920 के चुनाव में भाग लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इसलिए जो है वो क्या है, तो इसमें क्या है कि ले या ना ले, इसी बात को लेकर नवंबर 1920 का समय बीत जाता है और वहां पर फिर उसके बाद वो मामला शांत हो जाता है। लेकिन जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, अब दूसरा चुनाव होने वाला था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 1923 में, ठीक है, नवंबर 1923 में होना था। और आपने क्या किया, आप जो है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को जब आपने वापस ले लिया तो यही CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों का कहना था जब अब आंदोलन खत्म हो गया तो असहयोग का जो कार्यक्रम चुनाव का बहिष्कार है उसमें परिवर्तन करिए, यही है परिवर्तन करना, ये परिवर्तन कामी था। उन्होंने कहा कि परिवर्तन करिए, अब चुनाव का बहिष्कार नहीं, चुनाव में भाग लेना चाहिए। लेकिन जो परिवर्तन विरोधी थे वो कहते थे नहीं, एक बार कार्यक्रम बन चुका है चुनाव का बहिष्कार, तो नवंबर 1920 के चुनाव की तरह नवंबर 1923 के चुनाव का भी जो है वो क्या है कि बहिष्कार हो। तो इसी बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति थी। और CR दास, आपको मालूम होगा, गया कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1922 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। और CR दास परिवर्तनकामी थे, वो चुनाव में भाग लेना चाहते थे नवंबर 1923 के चुनाव में। और चूंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन के, तो उनको ये लगा कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष पद की हैसियत से उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से
उस चुनाव में भागीदारी से संबंधित एक प्रस्ताव कांग्रेस के मंच के पास रख दिया, मंच के सम्मुख रखा। तो क्या हुआ कि कांग्रेस ने उसको बहुमत से खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, असहयोग का जो कार्यक्रम चुनाव का बहिष्कार है वो अनवरत जारी रहेगा, भले ही असहयोग आंदोलन चले या ना चले, हम लोग को चुनाव का बहिष्कार करते रहना चाहिए। इस बात को लेकर क्या हुआ, सीआर दास नाराज हो गए और तब फिर 1 जनवरी 1923 ईस्वी को उन्होंने इसी इलाहाबाद शहर में ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज्य कांग्रेस स्वराज्य पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस स्वराज्य पार्टी का जो है वो गठन किया, ठीक है, और गठन किया और उसके अध्यक्ष जो थे वो सीआर दास थे और उसके सचिवों में से एक जो है मोतीलाल नेहरू थे। तो जब क्या हुआ कि यद्यपि स्वराज पार्टी अलग से कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस का कोई विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि यहां पर क्या हुआ कि ये स्वराज्य जो पार्टी है वो कांग्रेस के भीतर ही थे और वो केवल ये चाहते थे कि हम चुनाव में भाग लें। और चुनाव में क्यों भाग लें, वो इसलिए कहते थे कि क्योंकि आंदोलन अब खत्म हो चुका है, आंदोलन खत्म हो चुका है और क्या है कि एक सन्नाटे की स्थिति है। तो हम लोग चाहते हैं, और स्वराजवादियों का कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि चुनाव में भाग लेकर हम लोग क्या करें, जीत कर केंद्रीय विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा में पहुंचे और वहां भारत विरोधी सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों का विपक्ष में बैठकर हम सब विरोध करेंगे और विरोध से जो खबरें छन छन कर जो बाहर निकलेगी, जनता तक पहुंचेगी, उससे राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो क्या है कि बढ़ेगी, ठीक है ना, वो बनी रहेगी। लेकिन जो परिवर्तन विरोधी थे वो कहते थे नहीं, चुनाव में भाग लेना ही नहीं है। हाँ, लेकिन चिंता उन्हें भी इस बात की थी कि राष्ट्रवाद की भावनाओं को बनाए रखा जाए। तो इसके लिए वो कहते थे कि गांधी जी के बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम जो हमने बताया, चुना कि गांव-गांव में चरखे को बांटना, खादी का प्रचार प्रसार करना, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, नशा उन्मूलन के लिए प्रयास करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, गौ रक्षा पर बल देना, ये सारे जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम पर भी हम बल देकर भारत में राष्ट्रवाद के अलग को जगह रख सकते हैं। तो यही जो तू मैं था, उसी ने स्वराजवादी आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर हम यहां पे जो है वो क्या है कि देखिए हमने लिखा स्वराजवादी आंदोलन, स्वराज्य शिष्ट मूवमेंट 1923 से 1928 के बाद। सबसे पहला सवाल यही आता है कि कौन से आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, तो असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद प्रारंभ हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये पूरी घटनाक्रम क्या है, इसको समझना है। ये जो है हमने जो बताया बस वही उसी को लिखा है, लिखा इसलिए है क्योंकि लिखी हुई बातें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। हमने लेक्चर तो दे दिया लेकिन आपको जो है शायद, देखिए आपने बताया 1916 का कौन सा अधिवेशन हुआ, 1916 का हुआ था, 1916 का होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल आंदोलन हुआ, ये आपको पता है। इसके बाद 1917 में इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस समय के सचिव थे वो थे क्या था, भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की, प्रोक्लेमेशन 20 अगस्त 1917 को, और जिसमें कहा कि नहीं भारत को शामिल किया जाएगा प्रशासन में। 1917 के रिपोर्ट के जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी उसी के आधार पर 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया, ठीक है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। देखिए ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके लिए अलग से मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं होम रूल आंदोलन वाले वीडियोस में। तो यहां पे देखिए फिर से मैं रिकैप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो यहां पे 1919 ईस्वी में मॉन्टफोर्ड एक्ट आया और इस एक्ट के अंतर्गत अभी भी बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की बात की गई, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा, ये प्रांतों की बात है, प्रांतों में, केंद्र में नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन। इसके बाद क्या हुआ कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया और असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम था चुनाव का बहिष्कार करना, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 1920 में पहला चुनाव हुआ और इस इलेक्शन में कांग्रेस भाग नहीं लेगी क्योंकि अगस्त 1920 से जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो अभी चल रहा था और इसमें चुनाव का बहिष्कार एक कार्यक्रम था। तो नवंबर 1920 के चुनाव में कांग्रेस तो भाग ले नहीं सकती थी, इसलिए कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके बाद 1922 ईस्वी में आपको मालूम है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है। जब वापस ले लिया गया तो इसके बाद अगला जो चुनाव होगा, हमने आपको बताया था कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, आगे भी मैं बताऊंगा
कि 3 चुनाव हुए थे, नवंबर 1920, नवंबर 1923 और उसके बाद नवंबर 1926 में 3-3 साल के अंतराल पे हुआ था। तो इस 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अब चुनाव कब होने वाला है? नवंबर 1923 में। तो स्वराजवादी क्या करेंगे? वो कहेंगे कि मैं उसमें भाग लूंगा, बल्कि वो मैं नहीं कहते थे, वो कहते थे कांग्रेस को भाग लेना चाहिए। जब कांग्रेस ने उस पर कोई हामी नहीं भरी तभी जाकर उनको अपना एक नया दल बनाना पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि 1922 से 30 के बीच असहयोग आंदोलन, 1922 में वापस, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, मास मूवमेंट खत्म हुआ। 8 साल के बाद नेक्स्ट आंदोलन हुआ। तो हमने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद तो आंदोलन तो वापस ले, लेकिन राष्ट्रीयता की भावनाएं तो बनी हुई थी ना। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता की भावनाएं जब बनी हुई थी तो उसको बना के रखा ही जाए, उसको कंटिन्यूड रहे। तो क्या किया जाए? कांग्रेस के अंदर 2 विचारधाराएं हमने बताया, परिवर्तनकामी, परिवर्तन विरोधी। परिवर्तनकामी प्रो चेंजर्स हो गया, परिवर्तन विरोधी नो चेंजर्स हो गया। परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे। किसमें परिवर्तन? मालूम हो गया आपको कि असहयोग में चुनाव के बहिष्कार का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में परिवर्तन। ठीक है, उसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। ये परिवर्तन चाहते थे, वो परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों की इच्छा है कि राष्ट्रवाद की भावनाएं बनी रहे। केवल अंतर जो है, जो मतभेद है, वो मतभेद केवल और केवल वैचारिक है, साधन को लेकर। ये कहते हैं कि हम चुनाव में भाग लेंगे और जब जीत जाएंगे तो विपक्ष में बैठकर भारत विरोधी सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों के वजह से राष्ट्रवाद की छन छन के जो खबरें आएंगी तो वो राष्ट्रवाद की भावनाओं को बनाए रखेगा। परिवर्तन विरोधी का कहना था कि चुनाव का बहिष्कार असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा है, हम लोग उसमें भाग नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग फिर कैसे राष्ट्रवाद के अलग को जगाए रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम सब जो है गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम पर कार्य करेंगे। हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देंगे। हम लोग क्या करेंगे? अनटचेबिलिटी को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग नशा उन्मूलन का प्रयास करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? गांव-गांव में जाकर पंचायतों की स्थापना करेंगे। हम सब क्या करेंगे? चरखे का प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोग जो है खादी बनाएंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो हम लोग करेंगे तो उससे भी राष्ट्रवाद की भावनाएं बनी रहेगी। तो अंतर जो है वो क्या है कि ध्यान रखिएगा, दोनों का मकसद था असहयोग आंदोलन के समापन के पश्चात भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बनाए रखना। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, दोनों का उद्देश्य था। लेकिन फर्क था साधन को लेकर। ये चुनाव में भाग लेकर जाना चाहते थे और विपक्ष में बैठकर भारत विरोधी सरकार की नीतियों की आलोचना कर जनमानस को उद्वेलित रखना चाहते थे। ये कहते थे ना, ये तरीका सही नहीं है, जब कार्यक्रम बन चुका है चुनाव के बहिष्कार का, उस कार्यक्रम नहीं, हम दूसरा तरीका अपनाएं। कौन सा तरीका? हम रचनात्मक कार्यक्रम पर बल देंगे। तो दोनों का उद्देश्य एक था, लेकिन साधन जो है दोनों के अलग अलग थे। ठीक है ना? अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि परिवर्तनकामी चुनाव में भाग लेना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम पर इनका भरोसा नहीं था। इनका भरोसा था, लेकिन वो कहते थे कि इससे एक चीज और कर सकते हैं हम, कि हम चुनाव में भाग, वो सब तो करेंगे लेकिन चुनाव में पहले भाग लेंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा, परिवर्तनकामियों में कौन कौन थे? CR दास, इधर हो जाएगा C राजगोपालाचारी। नोटिस करिएगा, ठीक है ना? नोटिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। यहां पे CR दास है, ठीक है, ये CR दास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे C राजगोपालाचारी। एक भाई हो जाएंगे विट्ठल भाई पटेल, दूसरा इधर हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। एक मुस्लिम इधर हो जाएंगे हाकिम अजमल खां, दूसरा मुस्लिम इधर है हसन इमाम। एक डिफरेंट नाम मोतीलाल नेहरू, एक डिफरेंट नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये मत समझिएगा कि यही सीक्वेंस था, मैंने जानबूझ के सीक्वेंस ऐसे बनाया है, ऐसा लिखा है ताकि इसको आसानी से याद रखा जा सके। CR दास, C राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, हाकिम अजमल खां, हसन इमाम, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से आप याद। इसमें क्या होता है कि कभी कभार कौन परिवर्तनकामी नहीं है, कौन प्रो चेंजर्स नहीं है, 3 इधर से दे देगा, एक उधर से दे देगा। कौन परिवर्तन विरोधी नहीं है तो इसमें से एक दे देगा। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए कि चितरंजन दास, यहां पे नोटिस करिएगा, चितरंजन दास परिवर्तनकामी है, किसमें? चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। अब देखिए आगे,
दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। ठीक है, ये चुनाव में भागीदारी से संबंध है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, CR दास, यही एक फैक्ट और बता दो, CR दास 1921 में जो अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके भी वो अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन की वजह से वो जेल में थे, और जेल में होने की वजह से इनकी अनुपस्थिति में 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने किया था। ठीक है, हाकिम अजमल खान ने किया था। ठीक है, हाकिम अजमल खान ने किया था, लेकिन 1922 में भी गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए, और ये जो है चुनाव में भाग लेना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, कॉन्फिडेंटली जो है चुनाव में भागीदारी से संबंधित एक प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से रखा। लेकिन कांग्रेस में जो परिवर्तन विरोधी थे ना, उनका मेजोरिटी होने की वजह से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। CR दास ने क्या किया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और फिर स्थापित किसकी की, अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यानी कि ये दिखाना चाह रहे थे, कांग्रेस शब्द का लगाकर खिलाफत, की कांग्रेस से अलग नहीं है और सब मिलकर करेंगे खिलाफत वगैरह सब। तो ये जो है वो क्या है कि इसलिए इस तरह रखा। यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, पहला विभाजन हुआ। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गर्मपंथी नरमपंथी मिलकर एक हो गए। फिर हमने आपको बताया था कि 1918 ईस्वी में एक और विभाजन हुआ था कांग्रेस का, और वो विभाजन क्या हुआ था कि 1917 में जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था, उस मॉन्टेग्यू घोषणा को स्वीकार करने अथवा ना करने को लेकर कांग्रेस के अंदर फिर से मतभेद प्रारंभ हो गए। तो जो कह सकते हैं कि जो नरमपंथी थे, वो उदारवादी थे, वो उदारवादी इसको स्वीकार करना चाहते थे, और जो गर्मपंथी थे वो कहते थे कि नहीं, ये इनसफिशिएंट है। जो मॉन्टेग्यू घोषणा कर रही है ब्रिटिश सरकार कोई ठोस अधिकार नहीं दे रही है, इसमें कोई भी जो है मतलब ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। लेकिन क्या है कि नरमपंथी जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इसको स्वीकार करना चाहते थे। दोनों में विवाद हुआ। 1918 ईस्वी में क्या हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक धड़ा उदारवादियों का वो अलग हो गया, और भारतीय उदारवादी संघ, इंडियन लिबरल फेडरेशन के नाम से एक संस्था की जो है वो स्थापना की। तो क्या हुआ, कांग्रेस का एक धड़ा अलग हो गया, और जो राष्ट्रवादी थे, जो गर्मपंथी थे जिनको कहा जाता था, वो कांग्रेस के अंदर रह गए। 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्मपंथी कांग्रेस से अलग हटे, 1918 में नरमपंथी कांग्रेस से अलग हटे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। तो ये तो दूसरा विभाजन हो गया, और वो विभाजन चल रहा है। अब यहाँ पे 1923 में ऐसा लग सकता है आपको कि यहाँ पे तीसरा विभाजन हुआ है, लेकिन यहाँ पे विभाजन नहीं हुआ है। ये कांग्रेस के अंदर ही एक अलग दल बनाए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये खिलाफत स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्थापित किया इसी इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष CR दास थे, चित्तरंजन दास थे, जबकि इसके सचिवों में से एक जो है वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। यहां पे देखिए, ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष पद से जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की बात है, इसके अध्यक्ष CR दास थे, और इसके सचिवों में से एक मोतीलाल नेहरू थे। इस पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ। कहां पे हुआ? इलाहाबाद में। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से कांग्रेस? गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। इसके पहले अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के भी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन जेल में थे। तो किसने अनुपस्थिति में अध्यक्षता की थी? हाकिम अजमल खान ने किया था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि जब 1 जनवरी 1923 को अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो भले ही वो कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस से अलग नहीं, कांग्रेस के अंदर का एक आंदोलन था, एक जो है दल था, लेकिन कांग्रेस के विभाजन का खतरा उत्पन्न जरूर हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने बीच बचाव किया, और उन्होंने जो है ये कहा, मतलब जो है उसमें बीच बचाव किया, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बुलाया गया। और हमने आपको बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो डिफरेंट, जो हमने वॉल्यूम में जो अधिवेशनों की बात की थी, उसमें हमने बताया था कि सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर आज तक का रिकॉर्ड है कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का सबसे कम उम्र में अध्यक्षता करने वाले। 36 या 37 साल की उम्र थी उनकी, इतने कम उम्र में आज तक का रिकॉर्ड है। ये कौन बनेगा? करोड़पति में भी पूछा गया था। ठीक है ना, कि सबसे कम उम्र में, जबकि आज़ादी के पहले
सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। वो आजादी के पहले, आजादी के बाद रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जो अभी भी नहीं टूटा है, वो है कि कांग्रेस की सबसे कम उम्र की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है ना। 1923 में सितंबर के माह में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिलहाल चलिए बात इधर आगे बढ़ते हैं। तो सितंबर 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि स्वराज्यवादियों को नवंबर 1923 के चुनाव में भाग लेने दिया जाए, लेकिन कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। इसके बाद नवंबर 1923 का चुनाव होता है। ठीक है ना। तो यहां पे जो है ये बात आपको समझ में आ गई। सितंबर 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद। और ये सबसे कम उम्र का कांग्रेस अध्यक्ष होने का आज तक का रिकॉर्ड है। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, स्वराजवादियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली और पक्की मुहर दिसंबर 1923 में काकीनाडा अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली ने की थी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर से एक बार समझिएगा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की बात की गई, जिसको लागू करने के लिए 3 चुनाव हुए। कांग्रेस ने तीनों में भाग नहीं लिया, ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी कांग्रेस के एक धड़े के रूप में भाग लेता है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि इस चुनाव में कांग्रेस एक पार्टी के तौर पे कोई भूमिका अदा नहीं करेगी। तो कांग्रेस ने तीनों में भाग नहीं लिया। नवंबर 1920 का चुनाव अगर देखिएगा तो इसमें कांग्रेस ने तो भाग नहीं लिया और स्वराजवादी का जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए जो है इसमें दोनों नहीं। कौन भाग लेंगे? वही उदारवादी जो 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हटे थे, वो इसमें भाग लेंगे, वो तीनों में भाग लेंगे। लेकिन इसमें कांग्रेस ने और भाग नहीं लिया और स्वराजवादियों का जन्म हुआ ही नहीं रहा। नवंबर 1923 में स्वराजवादियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, उस दोनों में स्वराजवादियों ने भाग लिया और इसमें तो प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन इसमें प्रदर्शन काफी खराब रहा। और क्यों खराब रहा? पहले तो इसमें चुनाव में जीत गए और केंद्रीय विधानसभा के विपक्ष के नेता के तौर पे ध्यान रखिएगा मोतीलाल नेहरू को जो है, ठीक है, यहां पर यह ध्यान रखिएगा केंद्रीय विधान सभा में विपक्ष के नेता किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है। अब सोचिए कि स्वराजवादी पार्टी का गठन सी.आर. दास ने किया। स्वराजवादी आंदोलन के जनक कौन है? सी.आर. दास। लेकिन सी.आर. दास केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं बने, क्योंकि वो बंगाल के थे और मोतीलाल नेहरू का असर ज्यादा था, तो इस वजह से केंद्रीय विधानसभा में खुद ना बैठकर मोतीलाल नेहरू को बनाया, जबकि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हो जाएंगे सी.आर. दास। बंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता सी.आर. दास। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 3 चुनाव हुआ नवंबर 1920 में, तो हमने बताया कि इसमें तो कांग्रेस ने, स्वराजवादी का जन्म ही नहीं हुआ था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है ना, ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद इसमें स्वराजवादियों ने भाग लिया और चूंकि असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए पूरी भारत की आबादी इनका सम्मान करती थी, इसलिए भारी मतों से जीते और केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता बने मोतीलाल नेहरू, बंगाल विधानसभा में विपक्ष नेता सी.आर. दास। लेकिन नवंबर 1926 में स्वराज्यवादियों का प्रदर्शन काफी खराब रहा। क्यों खराब रहा? सबसे पहली बात, 23 से 26 के बीच 1925 में सी.आर. दास की डेथ हो गई। तो स्वराजवादी आंदोलन के जो जनक थे, जनक की ही डेथ जो है 26 के चुनाव के पहले हो गई। दूसरी बात क्या है कि यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि जब नवंबर 1923 के चुनाव लड़ रहे थे स्वराजवादी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम सब वहां पे सत्ता में भागीदार होने के लिए नहीं जा रहे। भारत विरोधी सरकार की जो नीतियां हैं, हम सब विपक्ष में बैठकर उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो घोषणा पत्र में क्या कह रहा हूं कि मैं कोई लाभ का पद धारण नहीं करूंगा, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम सरकार के कह सकते हैं कि भागीदार, जनता सरकार सत्ता में भागीदार नहीं होंगे, सब बोलिए। लेकिन क्या हुआ, जब आप वहां पे गए, जीत गए और रहे कुछ दिन तक ठीक ठाक, लेकिन 1925 में
विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बन गए। केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, ये सवाल कई बार हुआ, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएंगे कौन, विट्ठल भाई पटेल। तो आप जो है लाभ का पद धारण कर लिया, आपने क्या किया, सत्ता में एक प्रकार से पार्टिसिपेट किया, तो वो विपक्ष के नेता बन गए वहां पे, वहां पे सत्ता, वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। और इससे क्या हुआ कि जो भ्रम था जनता का कि ये देशभक्त हैं और कह सकते हैं कि ये सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन ये खुद अध्यक्ष बन गए। इससे क्या हुआ कि इससे एक निगेटिव इमेज गया। और सबसे खराब बात ये रही कि 1923 के चुनाव में जिनको टिकट मिला था, उनको 1926 के चुनाव में फिर से टिकट नहीं मिला, तो वो क्या है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। इससे जनता में ये मैसेज गया कि ये लोग सत्ता लोलुप हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि 1926 के चुनाव में इनका प्रदर्शन जो है वो काफी खराब रहा। और 30 तक जाते जाते इन सब की जो है स्वराजवादी आंदोलन का प्रभाव जो है वो कम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्वराजवादी आंदोलन की बात जो है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और स्वराजवादी आंदोलन का देखिए ध्यान रखिएगा, इस सबसे हुआ क्या, भले ही उसका कह सकते हैं लास्ट में उनका कोई असर नहीं, स्वराजवादी आंदोलन अपनी मौत मर गया, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इस दौरान इस तरह की जो उथल पुथल होती रही, जनता कहीं ना कहीं मेंटली जो है वो इनग्रोस्ड रही, मेंटली कहीं ना कहीं अटैच्ड रही, वो सुनते रहते थे, कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रहा था। तो उसका क्या हुआ असर कि जनता में जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी ना, वो मरने नहीं पाई थी, उनमें जो एक जागरूकता जो पनपी थी वो जागरूकता बनी रही। और जब 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया, तो इसमें ये लोग उसमें शामिल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका स्वराजवादियों की ये रही कि उन्होंने आंदोलन के पड़ाव वर्ष में भारतीय जनमानस को उद्वेलित किए रखा, पहली बात। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने आपको संविधान सभा के पहले वीडियो में बताया भी था कि संविधान सभा भारत के कह सकते हैं कि संविधान की रचना संविधान सभा के द्वारा हो, इसको एक संस्था के तौर पे जो है सबसे पहली बार स्वराज पार्टी ने रखा था, ठीक है ना। तो ये अपने आप में जो है वो क्या कि एक महत्वपूर्ण बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्वराजवादी आंदोलन के बारे में जो है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।